लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार की एकता और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार पर। अभी तो कल दो पार्टी के तीन लोग बैठेंगे और सीट वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। जब दिल मिल गया तो हम लोग बैठ करके सीट भी कौन मोर्चा पर कौन साथी रहेगा, कोई दिक्कत कहीं हुई तो माननीय मुलायम सिंह जी, शरद जी हैं, हम लोग हैं, नीतीश है, उस स्तर पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, ये नौटंकी चल रही है और उसमें ये मैं आज भी फिर भविष्यवाणी करता हूं कि ये गठबंधन क्या कहते हैं कि नहीं होगा और एनडीए वहां 2/3 बहुमत से जीत करके हम पावर में आएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सभी ताकतों को कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहाज पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे। लालू जी बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। चेहरा नीतीश कुमार का दिखाकर सारी गोटी स्वयं खेलने का काम करेंगे। आज से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक नया माहौल बिहार में देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि गठबंधन के हक में फैसला हुआ है और बिहार का जो धर्मनिरपेक्ष वोटर है, मतदाता है, उसमें आज बहुत बेहद खुशी होगी। और जिस दिन नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव जी से हाथ मिला लिया, बिहार की जनता के सामने, देश के सामने नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हुई। तो भाई बिहार की सियासत जो है वो अपने शबाब पर है और खूब सारे आप बयान देख रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं आपको। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव अब औपचारिक रूप से मित्र हो गए और इस मित्रता का आधार यह रखा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे अगले बिहार के चुनाव में। बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं, बहुत सारे आकलन समझाए जा रहे हैं, हम उनके माध्यम से भी चलेंगे। जैसे एक बड़ी बात आज ये बताई जा रही है कि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को आधार माना जाए, पिछला चुनाव अक्सर सियासत में आधार माना जाता है, तो नीतीश और लालू साथ आ जाए, उसमें बाकी जो बची खुची पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस भी है और छोटा अंश एनसीपी का भी है, ये सब जुड़ जाए तो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो जाता है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर इन्हीं तरह के कैलकुलेशन से, इसी तरह की गणित लगा के जब गठबंधन हुए या समझौते हुए या दोस्तियां हुई तो उसके नतीजे भी बड़े नकारात्मक आए। बिहार बिल्कुल ही अलग प्रदेश है। मेरे साथ जो लोग आज होंगे इस विषय पर बात करने के लिए, वो सब बिहार की सियासत को बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। बड़े वर्षों बाद मुझे भी वो जुमला सुनाई पड़ा सुनने के लिए कि साहब धर्मनिरपेक्ष ताकतों से लड़ने के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसा जब बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष ताकतों से लड़ने के लिए, तो जिनको ये नॉन धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वो अपने आप स्वतः मजबूत हो जाते हैं। मेरे साथ उर्मिलेश जी हैं, बिहार की सियासत को कई वर्षों से देखा है। पुरुषोत्तम जी हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित सोशल साइंटिस्ट हैं और बड़ा सियासी अनुभव है इनका सियासत को आकलन करने का। प्रभा झा जी हैं, मैं हमेशा कहता हूं इनके बारे में कि बड़े पढ़े लिखे लोगों में से हैं भारतीय जनता पार्टी के, बाकी लोग नहीं है उस पार्टी में, ऐसा नहीं कह रहा हूं। और केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, आपके बारे में एक बात आज बताना चाह रहा हूं उन लोगों को कि आपका बड़ा हंसमुख एक साइड भी है, तो वो आज देखने को मिलेगा या खाली गंभीर बहस रहेगी? बड़ा लंबे अरसे से आपने सियासत देखी है सब। हम और आप एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, इसलिए शायद कम लोग आपके बारे में बात जानते होंगे। तो अब ये देखिए, मैंने बताया कि पूरा मंच तैयार है बिहार के सियासत का। पहला प्रश्न जो है मेरा, वो मैं उर्मिलेश जी से रखूंगा, उसके बाद हम केसी त्यागी। उर्मिलेश जी, ये अक्सर आकलन करते हैं नेता, और जमीन पे ये आकलन जो है ना, किसका वोट कहाँ ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर होगा, सियासी मजबूरी तो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की कि अगर अभी साथ ना आए तो पता नहीं उनका क्या हो जाए।
लेकिन क्या ये क्लिक करता है? क्या इतना आसान होता है इसका क्लिक करना? बड़े उदाहरण है कि क्लिक नहीं किया है। देखिए, बिहार में जो ये अलायंस बना है निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है। हाँ। क्योंकि दोनों नेता इस हालत में नहीं थे कि अकेले वो चुनाव लड़कर अपने दम पर बीजेपी को शिकस्त दे सकें। ठीक है। आज से कई साल पहले जब बीजेपी 15-16 विधायकों की पार्टी थी, वो दौर अभी भी होता तो शायद लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जाना कतई मंजूर न करते और नीतीश के सामने भी होता कि भाई हम भी जरा दम लगा लें। लेकिन आज देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज कर चुकी है बिहार में। हाँ। और बीजेपी के पास सिर्फ अपर कास्ट नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं दिल्ली में या बाहर भी कि कांग्रेस का जो अपर कास्ट वोट है वो रिप्लेस होकर बीजेपी के पास चला आया है, इसलिए बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है। वहां भी शिकस्त उसने दी है। उसने अपर कास्ट के अलावा भी दूसरे तबकों में अपनी पैठ बनाई है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अलायंस बना है, ये कड़वी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो गठबंधन बना है, नीतीश कुमार का भी बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी के साथ ही है। एंड लेट मी कंक्लूड, आई मीन ये जो अलायंस बना है, मैं समझता हूं कि दोनों के लिए एक राजनीतिक मजबूरी थी। हाँ। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बीजेपी को अगर आपको काउंटर करना है, और बिहार शोज द वे कहा जाता है कि बिहार रास्ता दिखाता है। और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ बिहार का इलेक्शन नहीं है, पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। जो जीतेगा वो पूरे देश के समीकरणों में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और मैं समझता हूं कि नीतीश इस तरह के गठबंधन के एक स्वाभाविक नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू प्रसाद, उनको भले ही शुरू में थोड़ा हेजिटेशन रहा हो, उनकी पार्टी में दो एक, लेकिन दोनों की मजबूरी ने दोनों को साथ लाके खड़ा कर दिया। पुरुषोत्तम जी, वापस सुनने को मिला 90 के दशक में खूब सुना गया, फिर 10 साल कांग्रेस कहां, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम साथ। देखिए, असल में दो बातें मैं कहना चाहता हूं अभिज्ञान शुरुआत में जी। एक तो ये कि किसी भी चुनाव में जो पिछले चुनाव का वोट परसेंटेज है, हाँ, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, लेकिन निर्णायक कभी नहीं होता। बिल्कुल सही। किसी भी चुनाव में, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर उसको मानता हूं, जिससे मैंने इसमें शुरुआत में कहा, बहुत बार क्लिक नहीं करते इस तरह के। देखिए, किसी भी चुनाव में चीजें इस पर निर्भर करती हैं जी कि पूरा व्यापक राजनीतिक पर्यावरण कैसा है जी, और कौन पार्टी किस तरह से इशू बना रही है। आप पिछला लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखें तो वैसे, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी ने कभी किया ही नहीं। और गंगा के कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पूर्वी कारण ये था, एक तो व्यापक देश का जो पर्यावरण था, जिसमें एक तरह की बेचैनी, एक तरह से तत्कालीन सरकार से पूरी तरह मोह भंग, और एक शानदार नेता की उम्मीद, एक दमदार नेता की उम्मीद। दूसरे, भाजपा ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम किया, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और उसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। बिल्कुल सही बात। अब हमारे सामने अगर हम बिहार के चुनाव को देखें तो पिछले चुनाव के मत प्रतिशत के आंकड़े को देखें तो आरजेडी और जेडीयू का वोट मिला के शायद 40% है या उससे भी ज्यादा है। कांग्रेस का जोड़ लें तो शायद 47-48% है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि व्यापक पर्यावरण कैसा है देश का, और आप एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ ये गठबंधन, ये बिहार की जनता के सामने इशूज किस तरह फ्रेम करते हैं, क्या चीजें लेके आप जाते हैं। भाजपा के लिए इस समय जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अब भाजपा अपोजिशन वाला रिटोरिक नहीं अपना सकती। अब भाजपा को ये छूट हासिल नहीं है प्रश्न उठाया, हम सत्ता में होते तो नीतीश वर्सेस मोदी, यानी कि सीनियर मोदी, हम सत्ता में होते तो ये तीर मार देते। हाँ। अब आप पिछले साल भर से सत्ता में हैं, और कुछ तीर आपने मारे, आप कहेंगे बहुत तीर मारे हैं, विरोधी कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, आप कहेंगे कि हमने अपने बहुत सारे वादे पूरे किए, विरोधी कहेंगे कि वादे पूरे नहीं किए। इशूज इस आधार पर डिफाइन होंगे, और इसमें मुझे लगता है कि ये बात तो सही है कि जो सोशल इंजीनियरिंग वगैरह की बात है, और इसकी वजह से एक चुनौती बन के भाजपा उभरी है बिहार में, लेकिन मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है, केवल अलायंस के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अब भाजपा रूलिंग पार्टी है, अकाउंटेबिलिटी है उसकी, जवाबदेह, और इशूज फ्रेम करने में मुझे लगता है कि इस गठबंधन ने ऑलरेडी पहल कर दी है। ठीक है, मैं अब केसी त्यागी जी, प्रभात झा और हमारे साथ आरजे जी को रामानुज
प्रसाद जी रिप्रेजेंट कर। केसी त्यागी साहब, सबसे पहले आपका आकलन, सब लोग यहां पर ये मान रहे हैं, उर्मिलेश जी मान रहे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल मान रहे हैं कि ना लालू जी के पास और ना नीतीश जी के पास कोई चारा बचा था। मैं हमेशा, मुझे याद है मैंने शरद यादव जी का एक इंटरव्यू किया था एनडीए जब टूट रहा था, और उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि विज्ञान संभव नहीं है अटल अडवाणी के एनडीए से अब हमारा रिश्ता रहना। नरेंद्र मोदी ऊपर उठकर आए और नीतीश कुमार से रिश्ता टूट गया। अब आप लोग, स्पष्टता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट पोजीशन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है, मजबूरी, सियासत की मजबूरी? त्यागी साहब। नहीं, उसको मजबूरी में इसलिए नहीं मानता कि अभिज्ञान जी जयप्रकाश जी के 1974 के आंदोलन में शरद यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी तीनों साथ साथ थे। एक तो बेमेल गठबंधन नहीं है जो हमारे भाजपा के मित्र कई बार कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं बचा है। दूसरा, लंबे समय तक दोनों साथ रहे और कोई वैचारिक मतभेद लालू जी में, नीतीश जी में कभी उभरा हो मेरी जानकारी में नहीं है। व्यक्तिगत रिश्ते, लेकिन इससे बड़ा वैचारिक मतभेद क्या हो सकता है केसी त्यागी जी की वाजपेयी की सरकार से लेकर गठबंधन की पावर शेयरिंग, सत्ता के साथ के अरेंजमेंट में रहे नीतीश कुमार बीजेपी के, तो ये इससे ज्यादा और क्या वैचारिक बात हो सकती है? लगातार सत्ता भोगने के सहयोग में साथ रहे हैं, वो स्वयं मंत्री रहे पिछली एनडीए की दिल्ली की सरकार में नीतीश कुमार। अभिज्ञान अगर पुराने इश्यूज को आप उठाएंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी अस्पर्श पार्टी थी, अनटचेबल, और देश की कोई भी पार्टी उसको छूने को तैयार नहीं थी। तब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के बुलावे पर मुंबई अधिवेशन में गए थे और पहली बार बीजेपी को किसी ने छुआ था। तो ये बात एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ आएगी। उन्होंने बीजेपी बहुत अच्छा पॉइंट रखा, अनटचेबिलिटी भी तोड़ी। केसी त्यागी जी, आप पुराने सियासतदान, बहुत अच्छा पॉइंट रखा। मैं हमेशा कहता हूं कि वाजपेयी कहते थे कि बीजेपी को अनटचेबल क्यों बनाया है, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। हाँ, तो बीजेपी की जो अनटचेबिलिटी है वो भी तोड़ने का काम जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने किया था। उस समय हमारा उनसे मतभेद था, हम उनके साथ नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन 10 साल लालू जी से अलग रहने के बाद जो एनडीए चला बिहार के अंदर, उसमें भाजपा के जो हमारे मित्र हैं, चाहे वो सुशील मोदी हों, चाहे रविशंकर प्रसाद हों, उन सब ने कहा कि देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। बल्कि सुशील मोदी ने तो कहा कि नहीं, ही इज ए पीएम मटेरियल। अब हम अलग हो गए नरेंद्र मोदी जी के सवाल पर, दैट वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन और आइडियोलॉजिकल डिसीजन, जो भी आप उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन 9 साल नीतीश कुमार जी के जो शासन के हैं, उसको पूरी बीजेपी शेयर करना चाहती है उस ग्लोरी को, कि नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ हम भी थे और इतने अच्छे अच्छे काम हुए थे, कानून का राज कायम हुआ था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक हुए थे, वहां पर सड़कों के निर्माण हुए थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक हो गए थे, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी फहरिस्त है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कैलाशपति मिश्रा जी की मृत्यु के बाद वहां पे कोई भी चेहरा बिहार में जनसंघ और बीजेपी के पास नहीं रहा। और अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को स्थापित करने में मदद की, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का चेहरा दिखा करके बीजेपी भी आगे बढ़ी। बीजेपी वहां कभी 30-35 एमएलए से, जनसंघ उससे बड़ी पार्टी कभी नहीं थी। नीतीश कुमार भी स्थापित हुए, लेकिन जनसंघ और बीजेपी भी साथ के साथ स्थापित हुई, ये ध्रुव सत्य है। और नीतीश कुमार का मुकाबला दो मॉडल की चर्चा उस समय होती थी। अभिज्ञान थोड़ा एक मिनट और चाहूंगा। एक था श्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल और एक था बिहार का नीतीश कुमार का बिहार मॉडल, और उसको लेकर के देश के इकोनॉमिस्ट जो थे उसमें चर्चा हो रही थी कि एकांकी विकास ठीक है कि सर्वांगीण विकास समाज का ठीक है। तो नीतीश कुमार को 3 बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का पुरस्कार आपके एनडीटीवी चैनल ने भी दिया था और भी चैनल ने दिया था। तो ये जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आपके चैनल पे मैं बैठा हुआ था, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था वो बोल रहे थे 67% कि नहीं, गुड गवर्नेंस के नाम पर जिस दिन चुनाव होंगे हम श्री नीतीश कुमार को बिहार में वोट देंगे, और वो घड़ी अब आ गई है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को वहां किसी किरण बेदी की तलाश होनी चाहिए कि
कि वहां पे किरण बेदी कौन बनेगा, क्योंकि उनके पास स्थायित्व नेतृत्व भी नहीं है। ठीक है, और बोर्ड का गणित में लगाऊंगा तो उसको जिसको बूथ केमिस्ट्री बोलते हैं विज्ञान, चलिए तो वो तो हमारी 50% त्यागी जी आपके सहारे अच्छा लगा आपके ह्यूमर का थोड़ा सा अंश सुनने को मिला मुझे कई वर्षों बाद कि बीजेपी को अपनी किरण बेदी की तलाश होनी चाहिए। लेकिन गंभीर वैसे कुछ मुद्दों से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूं। जैसे आपने वाजपेयी के युग में बीजेपी के अछूत होने की बात की, जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका की बात की, ये सब मैंने बहुत करीब से देखा है, स्वयं यहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद है जिन्होंने देखा। ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन साथ में नीतीश ने भी उसका लाभ उठाया। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, जो आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं कि सबका एक साथ विकास हो, जो नारा आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, मैं इस विषय पर भी आऊंगा। प्रभात झा साहब को लाऊंगा। और नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक समय वो बिहार बदलने वाले मुख्यमंत्री बने और उसके बाद धोखा खाने वाले जीतेंद्र राज मांझी से बने, जैसे व्यक्ति से उन्होंने धोखा खाया। तो इस सारे ट्रांजिशन पे हम आएंगे। प्रभात झा, आपका भय या आपको चुनौती? देखिए, चुनौती है, भय तो नहीं कहना चाहिए। क्यों? लेकिन ये बात भी समझना चाहिए कि हम जब यहां बहस कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। मैं जब यहां पे बहस हम कर रहे हैं जी, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की जनता देश के अन्य राज्यों से ज्यादा जागरूक है। न प्रभात झा के कहने पर, न केसी त्यागी जी के कहने पर, न उर्मिलेश जी के कहने पर। आज नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिकल हैसियत है, उसमें उस गठबंधन का सबसे बड़ा योगदान है जो गठबंधन पे हम जीत कर आए थे। ठीक है। और जनता कोई नासमझ नहीं है। और जनता की नासमझी को अगर ये हम समझते हैं कि जनता नासमझ है, हम किसको गाली देकर, हम किसका विरोध करके सरकार में आए थे, हमने इतनी सीटें किसका विरोध करके आए थे, क्या उसका समर्थन लेना? आज जनता ये समझती है नहीं। क्या जंगल राज की वापसी नहीं मानी जाएगी? क्या अब किस मुंह से हम बात करेंगे? और आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद की स्वीकार्यता या जो कुछ भी मुलायम सिंह जी ने कहा है, मैं केसी त्यागी जी से 2-3 छोटे छोटे सवाल करूंगा जी। कि क्या संजय सिंह जी हमारे साथ चुनाव लड़ने की स्थिति में है? करिए जी जी। लालू यादव जी अपने, एक मिनट, लालू यादव जी अपने राजनीतिक जीवन के जिस दौर से गुजर रहे हैं, उससे पहले कभी वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी जंगल राज के खिलाफ क्या बोलेंगे? कि जब उनके कैसेट्स चलेंगे कि 17 साल आपने किसके खिलाफ क्या क्या कहा था, क्या जवाब देंगे उसका? क्या ये जवाब देंगे विश्वासघात, जंगल राज, धन, कांग्रेस अस्तित्वहीन है? क्या इन तीनों के गठबंधन से भाजपा का मुकाबला होगा? यह समझने वाली बात है। जनता सब जानती है। मैं चालाक बन सकता हूं, केसी त्यागी जी चालाक हो सकते हैं, अभिज्ञान जी चालाक हो सकते हैं। जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके और सगुफे नहीं चलते हैं। जनता तो उसके साथ खड़ी होगी जो सच में जनता की लड़ाई लड़ती है। और इसलिए कार्यकर्ता हमारा था और नेता नीतीश कुमार थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने जो विश्वासघात किया, चाहे मसला जीतन मांझी का हो या अन्य हो, जो भी उन्होंने किया है उसको जनता अच्छे से समझ गई है कि कुर्सी बड़ा है, सिद्धांत छोटा है। यह बात तो उन्होंने स्वयं अपने कार्यों से सिद्ध कर दिया। केसी त्यागी आपकी बात का जवाब देंगे। मैं कतई चालाक नहीं हूं, मैं बहुत मूर्ख मानता हूं अपने आप को, लेकिन जनता सर्वोपरि है। संजय सिंह और हाँ, केसी त्यागी जी जवाब दीजिए। मेरे साथ रामानुज जी भी है और अब फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह भी है। हाँ केसी जी, बहुत संक्षेप में। मेरे विद्वान दोस्त प्रभात झा जी ने अच्छा किया, इस सवाल छोड़ दिया। हाँ, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 2 संविधान 2 विधान नहीं झेलेगा हिंदुस्तान। तो 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया जम्मू कश्मीर में। 2 झंडे नहीं मानूंगा, 2 विधान नहीं मानूंगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी मित्र आज जिस दिन श्री मुफ्ती साहब की शपथ हुई है, उस दिन 2 झंडे उस मेज पर लगे हुए थे। शेम कि किसको सिखा रहे हैं आप जंगल राज? और ये आपने तो अपने स्थापित मूल्य, जिसमें जनसंघ का जन्म हुआ था, भारतीय जनसंघ की स्थापना जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, तो उन्होंने 2 विधान और 2 संविधान नहीं होंगे, और उन्होंने कूच किया था और कूच करके जम्मू कश्मीर की जेल में मरे थे। तो जम्मू कश्मीर की जेल में जिस दिन मरे थे 23 जून 1953 को, उस दिन शहादत नहीं हुई। शहादत उस दिन हुई जिस दिन पीडीपी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने वहां समर्थन किया। एक दूसरा, जो रामविलास पासवान गोधरा पर इस्तीफा दिया,
मंत्रिमंडल से अटल बिहारी वाजपेयी के कि मैं ऐसे कातिल मुख्यमंत्री के साथ नहीं रह सकता, वो आपके मंत्रिमंडल में। तो प्रभात झा जी, करवद निवेदन है कि इन प्रश्नों को ना उठाएं। प्रभात झा जी, मैं जान रहा हूं, मैं बाकी पैनल को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये क्योंकि मुझसे रामविलास पासवान जी ने मुझसे भी कहा था एक इंटरव्यू में, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, कैमरे पे कहा था कि एनडीए के साथ जाना उनकी बहुत बड़ी गलती है। खैर फिलहाल तो वो मंत्री है, मुझसे कहा था नहीं है विज्ञान जी, मैं मानता हूं। ये बात तो सही है कि सब लोग कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से मिलने जुलने, तोड़ने बिछड़ने की पॉलिटिक्स कर चुके हैं। तो आप कह रहे हैं ना जनता सबसे चालाक है, वो सब देख रही, तो जनता भी शायद गूगल करके या कोई तरीके से सबकी प्रोफाइल चेक कर लेगी। नहीं, ये प्रोग्राम सुनकर ही देख लेगी। ये प्रोग्राम सुनकर सबकी प्रोफाइल चेक कर लेगी। प्रभात जी जी, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि हमने मैंडेट जो जम्मू कश्मीर में आया है, हाँ। जम्मू कश्मीर के मैंडेट का सम्मान किया है। दो विपरीत विचारधारा के लोगों के बावजूद होने के बावजूद हमने वहां पर, अब ये जो जनसंघ का जमाना याद दिला रहे हैं, हम आज भी कायम है उन बातों पर। परिस्थितियां थी हमसे, जब आपकी वार्तालाप हुई थी, जब नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, तो हमने अपने कोर एजेंडे को अलग रख दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं। इसलिए परिस्थितियां कभी कभी होती हैं, लेकिन हमने सिद्धांत, हमने आज नहीं कहा कि हम कोर इश्यूज अलग कर देंगे। इसलिए 17 साल तक जिनको आपने गाली देकर, जिनको आपने चोर कहा था, ये चारा घोटाले के आरोपी हैं, और जो आरोपी सिद्ध हुए जेल गए, उनके साथ आप सत्ता के लिए समर्थन लेंगे। जिस कांग्रेस की 5 सीटें हैं, जो राजद वहां पर चारागाह घोटाले में जेल में है, जिनको अब वहां चुनाव लड़ने का अस्तित्व नहीं बचा है, हाँ। ऐसे दलों को लेकर आप सेहत में, और उससे अगर आप हमारी तुलना करते हैं, तो मैं केसी त्यागी जी इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे एक रामानुज प्रसाद जी को लाना पड़ेगा। अब ये बड़ी, जैसे मैंने कहा भाई, जनता आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग अपनी रिसर्च स्वयं करिए, नहीं तो बहुत इतिहास में उलझ जाएंगे लोग। रामानुज जी, कोई दिक्कत नहीं है ना लालू जी और नीतीश जी के बीच विचारों को लेकर? मैं जान रहा हूं कि थोड़ा सा समय लगा है आपके पास आने में। रामानुज जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, लालू जी ने कहा कि दिल मिल गए, सीटें वीटें तो सब मिल जाएंगी एक दूसरे को, ये लालू जी ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, मैं नहीं कह रहा। देखिए, लालू जी ने सही कहा है, लालू जी ने सही कहा है। जो हम भाजपा के साथी को सुन रहे हैं, तो भाजपा के साथी कह रहे हैं ये कि ये बतावें भाजपा के साथी, मैं सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं, हाँ। या अभिज्ञान जी आपसे या देश के लोगों से पूछता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी अपने को सोशलिस्ट और सेकुलर कहते हैं, तो थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट उनका क्या था? क्या उनका अस्वाभाविक नहीं था बीजेपी और एनडीए में जाना? अगर भाजपा अछूत थी, केसी त्यागी जी कह रहे हैं, तो वो भाजपा जो देश के जो प्रेसिडेंशियल है, देश का जो गंगा जमुनी तहजीब को ध्वस्त करने वाली भाजपा, मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के निकलने वाली भाजपा को इन लोगों ने छूत बनाया था, ये केसी त्यागी जी एडमिट कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब, आज भी देश जिस राजनीतिक चौराहे पे खड़ा है, वहां राष्ट्रीय जनता दल जिसकी प्रेसिडेंशियल है, इस देश में न सिर्फ सेकुलरिज्म को सेव करने का, बल्कि सोशलिज्म के भी हम सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। देश के संविधान में के प्रस्तावना में, आइन में जो हमने स्वीकारा है कि देश एक सोवरेन, सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट बनेगा, तो उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों ने ये तय किया कि किसी भी परिस्थिति जलानत को झेल करके, चाहे हमें जंगल राज कहा गया हो, हमें चोर कहा गया हो, हमें जेल भेजवाया गया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल डिस्पेरिटी के खिलाफ जिन लोगों ने भी लड़ने का काम किया, वो सारे लोगों को जलानत झेलने पड़े हैं।